कोरोना के पहले से ट्रेनों का ठहराव रुकने के कारण वहां के लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, कोरोना से पहले जिन स्टेशनों पर अनेकों ट्रेनों का ठहराव होता था, इन ट्रेनों के ठहराव से इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों अनेकों व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होकर परिवार का भरण पोषण करते थे। अधिकांश स्थानीय निवासी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाकर स्टेशन के किनारे दुकानें करके स्टेशन पर वस्तुएं बेचकर अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। परंतु कोरोना काल के बाद इन स्टेशनों पर अधिकांश ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। जिन स्टेशनों पर लोगों को यात्रा में असुविधा होने के कारण उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, मेरे द्वारा इस विषय को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया, परंतु अभी तक इस विषय पर अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस विषय का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए जनपद औरैया के अछलदा, दिबियापुर, कंचौसी तथा जनपद इटावा के भरथना रेलवे स्टेशनों पर ठहराव की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। माननीय सभापति जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों को जोड़ने वाला रंगस लठियानी मार्ग वाया कांगू धनेटा बंगाणा, जिसके अंतर्गत धनेटा से बंगाणा सुरंग का निर्माण पहले से प्रस्तावित है। लगभग 39 किलोमीटर का यह भाग क्षेत्र की जीवन रेखा है। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाना सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य है। यह मार्ग NH 503A और NH 88 के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से बाबा बालकनाथ मंदिर, जोरसिद्ध और अन्य धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुगम होगी। साथ ही यह क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र के लिए विभिन्न DPR और सर्वेक्षणों की अनुमति दी गई है। क्योंकि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मापदंडों जैसे पिछड़ा क्षेत्र विकास और 2 महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ना को पूरा करता है, अतः इसे अविलंब अधिसूचित किया जाना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से विशेष आग्रह है कि क्षेत्रीय जनता की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को स्वीकार करते हुए रंगस लठियानी मार्ग 39 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए और इसके लिए आवश्यक बजट इसी वित्त वर्ष आवंटित किया जाए, ताकि इसके निर्माण को लेकर वर्षों से इंतजार कर रही जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद। श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। मेरा विषय है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के पैनखंडा क्षेत्र को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से संबंधित जातियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद स्थित जोशीमठ क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ के पैनखंडा क्षेत्र की 73 जातियों को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शासनादेश संख्या 1755/1 XVII-2/1617 में अधिसूचित किया गया है, किंतु उन्हें अभी तक भारत सरकार की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं की गई है। महोदय, जोशीमठ के पैनखंडा समुदाय को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढांचे से जुड़ा है, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना को भी समर्पित है, जो समता, न्याय और अवसर की समानता पर आधारित है। केंद्रीय सूची में सम्मिलित न होने के कारण संबंधित समुदाय को
केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं, रोजगार के अवसरों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में पहले से ही कई समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है और पेनगंडा समुदाय भी उसी समानता की उम्मीद रखता है। यह विषय सामाजिक न्याय के सिद्धांतों तथा संविधान के अनुच्छेद 15/4 एवं 16/4 की भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसाओं के बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, यह मेरा विश्वास है कि जोशीमठ के पेनगंडा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने से न केवल इस समुदाय को लाभ मिलेगा बल्कि यह समाज के समग्र विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम होगा। महोदय, यहाँ की जनता ने इसके लिए आक्रोशित है और आंदोलित की बनी हुई है। अंततः मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जोशीमठ क्षेत्र की संबंधित अन्य पिछड़ी वर्ग की जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में सम्मिलित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सदन को अवगत कराएं। धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा पालमिक जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने बोल रही हूँ कि आज हमारे बच्चों और युवाओं में बढ़ती बेचैनी, एग्जाइटी और डिप्रेशन की खबरें अक्सर सुनने में आती हैं। अगर हम गौर से देखें तो इस समस्या के तार मोबाइल से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, ऑनलाइन गेम्स का जुनून, ऑनलाइन जुआ और अश्लील कॉन्टेंट, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर संकट बन गए हैं। आज किसी भी घर में हम जाते हैं तो पता चलता है माता पिता के चेहरे पर एक अनकही चिंता दिखाई देती है। अब यह केवल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं रहा बल्कि एक लत बन गई है बच्चों की। महोदय, आज एक छात्र के मूड और उसका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पोस्ट पर कितने लाइक आए हैं। यह प्रभाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि एक शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल भी है। विज्ञान कहता है सोशल मीडिया और गेम्स से मिलने वाला डोपामाइन हमारे दिमाग पर वैसा ही असर करता है जैसा कोई नशा हो। कई शोध बताते हैं महोदय, ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर के कारण बच्चों में एकाग्रता की कमी आई है और सीखने की क्षमता में गिरावट हुई है। महोदय, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है और हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आदि तुरंत मिलने वाली खुशी के आदी हो गए हैं। यदि हमें विकसित भारत 2047 के सपने को साकार बनाना है तो इस चुनौती का सामना करना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने स्वच्छता को स्वच्छ भारत जन आंदोलन का नाम दिया है, तिरंगे को हर घर तिरंगा के जरिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाया है, वैसे ही अब समय है कि हम डिजिटल दुनिया में दुष्परिणामों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करें। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, यह संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। एक सप्ताह में कम से कम हर दिन, हर स्कूल, हर कॉलेज में यह प्रतिज्ञा लें कि हम सोशल मीडिया और एडिक्टिव एक्ट्स का उपयोग नहीं करेंगे। यह सप्ताह में कम से कम एक बार होना चाहिए और 24 घंटे हमारे दिमाग के लिए एक रिसोर्ट बटन की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हम तकनीकी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि एक तकनीक बेहतरीन सेवक और इसे अपने आदी न बनते हुए एक इसकी लत के बाहर आए। यह डिजिटल डिटॉक्स हमें अनुशासन और संयम सिखाता है। धन्यवाद महोदय। फिर KRN राजेश कुमार जी। மேதகு மாநிலங்களவை தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். Today my 0 hour is demand for a tax exemption and enhanced support for NABARD. I rise today to draw the attention of this House and the government to the critical role of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and the urgent need to strengthen its financial autonomy and operational capacity. Sir, NABARD is a backbone of our rural economy. It plays an important role in agriculture credit, rural infrastructure development, and helping to maintain incomes across the nation. It is the true mother bird of our rural sector, sir. Development and supporting the very foundation of our nation wealth.
However, the financial framework under the NABARD operates severely restricts its ability to fulfill its mandate. The imposition of tax, like income tax, on NABARD. NABARD operation drains resources that should directly uplift rural communities. I urge the government to remove income tax imposed on NABARD, sir. Additionally, the allocation for the Rural Infrastructure Development Fund, that is RIDF, managed by NABARD, must be substantially increased. The RIDF is crucial for rural infrastructure, market access and irrigation. Yet, its current allocation is inadequate, sir. Moreover, RIDF resource must be exclusively directed toward agriculture and rural development, sir. While MSME, NHP and SIDBI are important, their funding should not come at NABARD expense, sir. NABARD needs higher budgetary support and greater autonomy and investment in technology and human resource to fulfill its mission effectively. Sir, I urge the government to remove NABARD's income tax burden, increase the RIDF allocation and empower NABARD to drive rural wealth. Strengthening NABARD means strengthening our nation, sir. Thank you, sir. श्रीमती सुलादा देव जी। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर, मुझे आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बोलने का मौका दिए। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कहीं रास्ते पर गाय हो, कुत्ते हो, बंदर हो, बिल्ली हो, इस तरह से एक्सीडेंट से या किसी भी तरह से घायल पशु पक्षी रास्ते में रहते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं और कितने का तो ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं। मगर सर, अगर इंसान का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत ही हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर लेते हैं और उसको उठा के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मगर पशुओं का क्या है? पशुओं के लिए कहाँ कोई अगर दयालु अगर कोई इंसान दिख भी जाए, मगर उसके पास ऐसा नहीं है कि कहाँ वो फ़ोन करे, कहाँ से वो एम्बुलेंस आए। तो जो इंसान होते हैं वो हेल्प करना चाहते हैं मगर हेल्प नहीं कर पाते। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा सर सरकार को कि हर जगह पे, हर जिले में, हर स्टेट में जिस तरह से इंसान के लिए एम्बुलेंस का सेवा है, जिस तरह से इंसान का हॉस्पिटल से, जिस तरह से इंसान के दवाई हर जगह पर मौजूद रहती है, उस तरह से एनिमलों का भी रहना चाहिए, पशुओं का भी। पशु चाहे किस तरह की भी हो, वो श्रेय हो, पालतू हो या फिर पशुधन हो। मैं मेरे नेता नवीन पटनायक को इसलिए इतना प्यार करती हूँ, इसलिए इतना मान देती हूँ कि जब कोविड था पशुओं को खाने के लिए वो सोचे। हमारे ओडिशा में एक 24/7 आवर्स का एक पशु हॉस्पिटल भी कार्यरत है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर रात में और छुट्टी के दिनों में कहीं पशुओं का हॉस्पिटल ठीक से खुला नहीं है, इससे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सारे जगह में एक इमरजेंसी नंबर भी होना चाहिए और पशुओं को किस तरह से ट्रीट किया जाए। हम शांति का हम देखे हैं आलोका बहुत कुछ हमको सिखाया। एक इंडी डॉग जो कलकत्ता से 3700 किलोमीटर भी चल रहा है, टेक्सास से लेके वाशिंगटन तक, ये शांति ये कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। क्या पशु अगर शांति स्प्रेड कर दे, पशुओं को फिर देख रेख, फिर उनके जान माल की चिंता कौन करेगा? गाय हमारी माँ है, मगर डायरी फार्म वाले दूध लेके गाय को रास्ते के ऊपर छोड़ देते हैं मरने के लिए। हम जो गाय पालते हैं वो भी वही करते हैं, मगर फिर अगर उनको एक्सीडेंट होता है, किस तरह से भी कुछ होता है, तो फिर उनका देखभाल कौन करेगा? ये सरकार का जिम्मेदारी है। एक इमरजेंसी नंबर, जिसको आंख बंद हो जाए तो सरकार का इमरजेंसी नंबर सबको याद हो और वो पशुओं के लिए हो और पशुओं के लिए एम्बुलेंस हो, पशुओं के लिए हर जिले में 24/7 आवर का हॉस्पिटल हो, तब जाके हम इंसानियत का ये दिखाएंगे। बस पशु है जो ना वो हमको बहुत सारे इंसानियत सिखाते हैं। हम इंसान आजकल इंसानियत भूल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा सर, पशुओं के साथ हो रहे क्रूरता को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि पशुओं के ऊपर हो रहा क्रूरता को लेकर। आदरणीय सभापति जी, आपका आभार। मैं महिला सशक्तिकरण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर
सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण महिलाओं और सूक्ष्म उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र, स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रही हैं। किंतु इन महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है अपने उत्पादों की व्यवस्थित बिक्री, ब्रांडिंग और उचित मूल्य प्राप्त करने की उनके पास बड़ी चुनौती है। निजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक कमीशन, जटिल नियम, तकनीकी कठिनाइयां और लॉजिस्टिक खर्च छोटे उत्पादकों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी बाधा बन रही हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन पूर्वक आग्रह करती हूं कि वह एक समर्पित सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना करें, जिससे विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए हो और जिसमें न्यूनतम कमीशन लिया जाए। साथ ही ऐसे प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु एक पूर्णकालिक प्रशिक्षित और पेशेवर टीम का गठन किया जाए, जो उत्पाद ऑनबोर्डिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑर्डर प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में महिला समूहों को निरंतर सहयोग प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय जी, ऐसे समर्पित व्यवस्था से महिलाओं को तकनीकी निर्भरता से मुक्ति मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका घटेगी, उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी और वोकल फॉर लोकल तथा लखपति दीदी जैसे अभियानों को वास्तविक मजबूती मिलेगी, जिससे महिला नेतृत्व में श्रीमान आत्मनिर्भर मुकुल भारत का बालकृष्ण वासनिक जी। Thank you, Mr. Chairman. I wish to draw the attention of the government to an important matter and hope that the government takes it seriously. Just as the economic survey is laid on the table of the House one day prior to the Union budget, India should institutionalize an annual report on the state of social justice that will be similarly laid on the table of the House. This report should serve as a data-driven strategic guide to uphold the constitutional values of equality and inclusivity and should be available for discussion in and outside the Parliament. This report on the state of social justice must systematically evaluate existing legal and policy frameworks to ensure they meet constitutional mandates. Essential areas of focus must include: number one, security, to examine the implementation of various schemes and laws that exist for the protection of the life and dignity of persons from the disadvantaged sections. The growing number of atrocities against SCs, STs, women, and the rise in cases of lynching should be at the very core of this report. How long should we be witnessing people getting into the manholes and cleaning the gutters in inhuman conditions and remain spectators of some of them dying in the process? We need to address this as a national priority. 2. Financial accountability. Analyzing budgetary allocations and the ground level impact of affirmative action and schemes for empowerment of disadvantaged sections. 3. Socioeconomic gaps. Examining disparities in education, employment, median income, and poverty levels across different social segments. Why is it that we still have huge backlog in the employment of reserved category persons, and what needs to be done? Why is it
that there still exists a huge gap in educational levels of children coming from disadvantaged categories. Number 4, providing essential services. Assessing the reach and quality of healthcare and housing for vulnerable communities, it needs to be examined that why the deprived sections of our society are still getting deprived. Political and social inclusion, measuring the participation of SC, ST, OBCs, minorities, women and economically weaker sections in political processes from voting to holding offices while identifying systemic barriers to social mobility. Accessibility of persons with disability should also form part of this report. And I would like to conclude by recalling the words of Dr. Ambedkar. How long we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting... Venkata Satyanarayana Garu. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity. I wish to draw the attention of the August House to an important constitutional policy issue, identification of minority. As and when the India has acquired its independence, certain communities which has been said to be categorized as minorities, after more than 7 decades, till today, the number has been doubled and increased, which can influence so many constitutional bodies in the system of the electoral reforms. Originally, the backward classes who are said to be under the category of nodomic or semi-nodomic and denotified tribes who have been marginally very weaker sections who are very numerically less in number and also very less in income, who doesn't have any minimum needs for their daily taking their livelihoods, they have been kept under the categories of backward class and other sections. They are the original minorities as per the recent statistics which has been prescribed in the Constitution by way of either in number or through language or through their habitations or whatsoever it may be. So I would like to urge through you to this government to have once again to recall the original minority, under what category does the minority, what is this, the importance of minority, how it can be defined, and what are the sections that can be conferred under the minority groups. So these things should be, once again, it has to be examined by the concerned ministry so that the original backward classes, people who are originally weakened by the system, they can be get strong and the social justice can be implemented so that as per the intention of Dr. Baba Saheb Ambedkar and as per the intention of Antyodaya, the members who are originally marginalized can be having an equal status and who can uplift to the society, where thereby we can have a Vikasit Bharat in this context. So I urge the government through you to look forward under these circumstances. Thank you, sir. Thank you. श्रीमान बिजलाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं देश के उन किसानों की बात उठाना चाहता हूं जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं। महोदय, अभी तक कॉमर्स मिनिस्ट्री जो वर्गीकरण किया है चावल का, उसमें है बासमती और नॉन बासमती, और जब देश में आपूर्ति बढ़ानी होती है और जो एक्सपोर्ट रुकता है तो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया जाता है और उसमें फिर सफ़र करते हैं वो किसान जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं। मेरी मांग है महोदय कि चावल का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री वर्गीकरण करे वो करे बासमती, स्पेशलिटी और कॉमन राइस। महोदय, तमाम चावल ऐसे हैं जैसे बिहार का कतरनी है जो मुंगेर, भागलपुर, बांका में पैदा होता है, बहुत अच्छा चावल है। और इसी तरह आसाम का है जूही, जोहा चावल, आसाम का जोहा जो ब्रह्मपुत्र वैली में पैदा होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है और काफ़ी पसंद किया जाता है। बंगाल का वहाँ पर है गोविंद भोग और विष्णु भोग, और वो भी काफ़ी स्पेशलिटी राइस है और अब तो बिहार और छत्तीसगढ़ में पैदा किया जाता है। और इसी तरह महोदय गुजरात का है कृष्ण कामोद, ये भी स्पेशलिटी राइस है। और महोदय, मैं रहने वाला हूँ ईस्टर्न यूपी का सिद्धार्थनगर का, और वहाँ का राइस है काला नमक। काला नमक राइस बुद्ध काल का है और उसको बुद्धा ब्रांड से एक्सपोर्ट हो रहा है
और इस साल महोदय मैं योगी आदित्यनाथ जी का साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा और 11 जिले जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन में हैं। गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, और खेत से 15,000 रुपया कुंटल चावल में बिक गया है देखते देखते। महोदय, जब ये चावल का एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस के नाम पर रुकता है तो ये किसान जो स्पेशलिटी राइस पैदा करते हैं वो सफ़र करते हैं। काला नमक राइस बुद्ध काल का है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55, जिसको हम कहते हैं शुगर फ्री, 49 है। उसमें जिंक 4 टाइम, आयरन 3 टाइम, और वही एक राइस है दुनिया में जिसमें विटामिन ए है, उसमें प्रोटीन डबल है। तो महोदय मेरा ये कहना है कि ये ऐसे राइस हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, क्लासिफिकेशन हो, और इन जो स्पेशलिटी राइस है उनको डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाए। जैसे बासमती के लिए है, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरठ में है, उसी तरह से इन स्पेशलिटी राइस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सभापति महोदय, श्रीमान कोला बाबूराव गारू। Sir, thank you, sir. I want to bring to Honorable Chairman, sir, and to the Augusta House, very sorrowful issue, what is going on in India. Appeal to increase the pension under National Social Assistance Program to elderly BPL people. Sir, social care is the crucial part of any government to provide much needed support to old people who need assistance for their survival and daily needs. The old age pension scheme is a significant step towards the fulfillment of the directive principles of the state policy, which mandates upon the government to undertake welfare measures. No doubt, the Government of India is implementing Government of India scheme. It is one of the 5 sub-schemes of the NSAP under National Social Assistance Program that provide monthly pension to BPL senior citizens. But sir, the most unfortunate part is that Government of India is providing only just 200 per month per pension to BPL senior citizens of the country. The second painful fact is that the current system of the determining the benefits is relies on antiquated methodology that fails to reflect the present day socio-economic realities, thereby excluding substantial number of genuinely eligible individuals. The third painful fact is that Union government has capped the number of the beneficiaries from all states at 3 crores when country has only 15 crore population. The fourth painful fact is that budget for this has been stagnant since 2015-16. I am not saying that all 15 crores are eligible, but sir, as per estimates, around 5.1 crore elderly people are under BPL category. So all these who are eligible should be provided financial assistance under the Government of India schemes. The Government of India giving it to only 3 crore people, thereby depriving more than 2 crore people for financial assistance. The point is 200 given by Government of India is too low. It was last enhanced more than 1 decade ago. So there is an urgent need to increase the amount from 200 to at least 1,000 per month. Thank you. Through yes, Selva Ganapati ji. Chairman sir, I rise today to draw the urgent attention of this August House to a matter of deep concern affecting our senior citizens. The central government health scheme has implemented for pensioners in the Union Territory of Puducherry. The issue is that the CGHS was envisioned as a lifeline for retired government servants, ensuring that their medical needs are met with dignity and efficiency. However, in Puducherry, the scheme currently covers only 2 empaneled hospitals, though there are 6 medical colleges with hospitals. Even Jipman Hospital, which is a central government institution, is not in the list. These severely restrict access for pensioners. Many of them are aged and frail. The present system requires pensioners
to first obtain approval from the CGHS center and then seek treatment only in the approved list of hospitals. This bureaucratic process causes delay in medical care, which is particularly burdensome for elderly patients. The serious human impact is that they imagine an aged pensioner in large cities like Chennai suffering from a sudden cardiac problem or recurring dialysis. Instead of going to the nearest hospital, they are forced to search for CGHS center and navigate administrative hurdles. This is not just inconvenient, it is the matter of life and death. The very purpose of CGHS is defeated if access to timely treatment is compromised. Pensioners who have dedicated their lives in service to the nation should deserve seamless health care without procedural delay. The hospitals are not interested since the rates in their opinion are not remunerative. Further, the rates are not revised annually commensurate with the rise in cost of the maintenance. Another important reason is that the payments from the CGS are delayed due to procedural and administrative problems. This broader vision is that the health care is not a privilege, but it is a fundamental right. By strengthening CGHS in Puducherry, we set a precedent for other regions where similar gaps exist. I strongly urge the central government to expand the ambit of CGHS in Puducherry by bringing all hospitals in the Union Territory under the empaneled list. This would ensure that the pensioner can avail treatment at the nearest hospital. Thank you, Chairman, sir. I want to address a digital frontier that is full of promise as it is of peril. I'm talking about the world of electronic gaming. As we march towards the vision of a Viksit Bharat in 2047, we must recognize the orange economy. Our creative and digital sector is no longer a peripheral industry. It is a vital pillar of our 1 trillion digital economy goal. Currently, India's creative economy is valued at approximately $30 billion, contributing to nearly 8% of our working population. However, sir, we must distinguish between two very different realities within the sector. Sir, on one hand, we are witnessing the crisis of unregulated amateur gaming and its impact. The sprawling nature of unregulated amateur online gaming has led to grave repercussions. We all have heard the heart-wrenching stories of young children driven by gaming addiction, descending into spirals of self-harm, as we saw in incidents that happened recently, the unfortunate incident where 3 young kids lost their lives. Clinical studies now show a direct link between excessive unregulated gaming and the rise of ADHD, acute anxiety and depression amongst our children and youth. Sir, as a parent, not merely as a member of parliament, I request the government to regulate the entire ecosystem from game development to streaming and mandate game audits to ensure these digital spaces are safe for our children. Sir, while we create a safe and a conducive ecosystem, on the other hand, there is a potential of professional esports largely which remains untapped. So we have millions of serious, highly skilled electronic gamers who are passionate about this craft. India now boasts of 500 million amateur gamers, the largest gaming audience in the world, and lakhs of professional gamers. Our gaming market is valued at about $3.7 billion right now, is projected to soar to $10 billion by 2030. Recently, the AVGC sector alone, which will require roughly about 2 million skilled professionals by 2030, is a great opportunity for our youth, for employment particularly. To unlock the full value of gaming, design, development, professional leagues, I urge the government to grant official sports status to esports, as they are also being accepted by international competitions, Olympics, and other bodies. This will provide our youth with a structured, legitimate career path while positioning Bharat as a global leader in the digital economy. The budget's proposal to set up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools is the right start for our youth, Yuva Shakti, in the right direction. Sir, it's a very important area. Thank you very much. श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की एक कॉमन डिमांड सदन के सामने रखना चाहता हूँ।
सर वो डिमांड है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन, सिंगापुर और वैनकूवर के लिए कुछ नई फ्लाइट शुरू करने के लिए। चेयरमैन साहब, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने के एविएशन सेक्टर ने बीते एक दशक में बेमिसाल एक्सपेंशन देखा है। साल 2014 में जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं आज ये संख्या 163 को पार कर गई है। आज पंजाब के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ और अमृतसर, और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और सर हम आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास जी की जयंती पे पंजाब आए 1 फ़रवरी को, और उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत श्री गुरु रविदास जी के नाम पे रखने का बहुत बड़ा ऐलान किया और समूह पंजाबियों की भावनाओं का सम्मान किया। और दूसरा गिफ्ट सर दिया प्रधानमंत्री जी ने हमें, हलवारा एयरपोर्ट लोक अर्पण किया गया। पंजाब को बहुत मिला इस ग्रोथ में, लेकिन पंजाबियों का दिल जैसे कि दिल मांगे मोर, हम चाहते कि हमें और मिले। और मेरा निवेदन है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से दुबई और आबू धाबी के लिए 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 60 लाख पैसेंजर को हैंडल करने की है। अभी 35-40 लाख की कैपेसिटी पे वो एयरपोर्ट काम कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि ये एयरपोर्ट अंडर यूटिलाइज है। अगर यहाँ से सिंगापुर, लंदन और वैनकूवर के लिए फ़्लाइट शुरू होंगी तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसके लिए मेरा निवेदन है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉल की सूची में इस एयरपोर्ट को शामिल किया जाए, ताकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैरियर हैं, जो फॉरेन एयरलाइंस है, वो भी लैंड कर पाएँ और हमारी अपनी एयरलाइंस भी यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमें दें। और इसके साथ सर मेरा निवेदन ये भी है कि यहाँ से कार्गो की फ़्लाइट्स भी बढ़ाई जाएँ, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है पंजाब का, खास करके एग्री एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान मोहम्मद नदमुल हक जी। Thank you, sir. Sir, the Farakka barrage is a union project. It is controlled and operated by the union government. And yet, when West Bengal bears the devastating consequences of land erosion and siltation, the union suddenly claims it has no responsibility. That is why the Farakka barrage projects authorities full 120 kilometers jurisdiction must be restored immediately. In 2005, the union government accepted a basic scientific reality that a river functions as a single system. Acting on this is extended the Farakka jurisdiction to 40 kilometers upstream and 80 kilometers downstream. The decision was not political but hydrological. So what changed in 2017 was the union government's willingness to bear responsibility when Farakka's jurisdiction was cut down to 19.4 kilometers. Sir, erosion and siltation does not stop at notification boundaries. The union made this position explicit in its letter dated 28 July 2022 that the barrages project authorities is responsible only for the safety of the barrage. Erosion beyond 19.4 kilometers is the state's responsibility. At the same time, the union retains complete control over barrage gates and silt regime. This is not federalism. This is the union government keeping power while exporting damage. Even the joint technical committees appointed have identified erosion-prone stretches across Malda and Murshidabad, describing river behavior as continuous and system-wide. They call for integrated planning. The union's response was not coordination, it was withdrawal. No alternative authority was created, no compensation was offered. Sir, the costs are staggering. Since 2017, West Bengal has spent 168.47 crores on 31 vulnerable stretches and another 80.14 crores in a single year on just 14 kilometers. Sir, nearly 2,800 hectares of fertile land have been lost and properties worth 1,000 crores have been destroyed by the effects of a centrally controlled barrage. Sir, you cannot call the Ganga a national river and walk away when it flows in Bengal. Sir, you cannot call Ganga a national river and walk away when it flows through Bengal. Restore the full 120 kilometer jurisdiction
of the Farakka Barrage Project Authority. Responsibility cannot be sliced away while control remains. The people of Bengal will not bear this cost. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की। महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत और हमारी नारी शक्ति की शिल्प कला चंदेरी और महेश्वरी बुनकरों की आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने हमारे पारंपरिक उद्योगों में नई चेतना फूंकी है। चंदेरी की परभासी कोमलता और माहेश्वरी साड़ियों के स्थापत्य डिज़ाइन केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की आत्मा है। लेकिन बदलते वैश्विक बाजार में हमारे इन बुनकरों, जिनमें 70% से अधिक मेरी बहनें हैं, को सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ई कॉमर्स एकीकरण, आज का युग डिजिटल है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि चंदेरी और महेश्वरी बुनकरों को सीधा indiahandmade.com और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर जीरो कमीशन मॉडल के जरिए लाभ सीधा बुनकर के खाते में पहुंचना चाहिए। माननीय महोदय, हमारे पास GI टैग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मार्केटिंग अभी भी कम है। हमें ब्रांड मध्य प्रदेश भारत के तहत एक आक्रामक मार्केटिंग अभियान की आवश्यकता है, ताकि चंदेरी और महेश्वरी का नाम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके। आज की मांग है कि हम बुनकरों को आधुनिक रुझानों से जोड़ें। हर प्रमुख बुनकर क्लस्टर में डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएं, जहां निफ्ट के विशेषज्ञ हमारे बुनकरों को आधुनिक रंगों और वैश्विक डिज़ाइनों का प्रशिक्षण दें। महोदय, आधुनिकता से जुड़कर जब हमारे बुनकर और समृद्ध होंगे, तो देश की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती में और ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। हमारी संस्कृति और पारंपरिक उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा से मैं सरकार से सहायक कार्रवाई की आग्रह करती हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोक हितम मम करणीयम के भाव से जिस तरह Honorable Chairman Sir, rivers are not merely channels of water, they are lifelines of our civilization and the foundation of agriculture, ecology and livelihoods, and a shared natural resource that must be governed by fairness, law and mutual respect among states. इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान दिलवाता हूं कि स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ बीकानेर में 1927 में सतलुज वाटर जो संबंध हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऑन पे राजस्थान को अधिकार दिया गया पानी यूज़ करने का ऑन पेमेंट ऑफ सीनोरेज. It was a contractual obligation for sharing of inter-territorial water. Then Rajasthan became the successor state of Bikaner and payment was coming. But after the reorganization in 1956 of the states, these payments were unilaterally discontinued to Punjab. Over 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा overdue इसके हो गए हैं. Interstate waters fall within domain of union and succession to the pre-constitution agreements, as well as consequences of state reorganization as responsibility of Government of India is paramount. Sir, basic international principle है कि river water जो है वो riparian law of water rights के अंतर्गत आता है. Riparian states of रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब और हिमाचल ही हैं, और any non-riparian state can be given water only for consideration of revenue to the riparian state. उसके बाद 31 दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को एलोकेशन कर दी गई यूनिलेटरली. पंजाब ने कभी भी ये एग्रीमेंट पंजाब असेंबली में रेटिफाई नहीं हुआ. इट वाज इम्पोज्ड ऑन पंजाब. इट शुड बी रिव्यूड दैट बिकॉज अभी पंजाब की ग्राउंड वाटर जो सिचुएशन है और जो वाटर डेप्लेशन है और जो पंजाब में वाटर कंटेमिनेशन है, 70% ऑफ दी पंजाब के रिवर का 70% पानी बाहर की स्टेट्स को जा रहा है. 19 MAF वाटर, टोटल 25 MAF है. लेकिन जब पंजाब में फार्मर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वाटर की, 14 लाख ट्यूबवेल, उस दिन ही मंत्री जी ने कहा ग्राउंड
वाटर लेवल बहुत डाउन है और जो है भी वो भी आर्सेनिक और कंटेमिनेटेड है। तो मैनी ब्लॉक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन रेड जोन एंड वाटर हैविंग वेरी ऑल द इम्प्योरिटीज़। तो 11.25 MAF पानी राजस्थान को जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि नो पेमेंट इज़ रिसीव्ड आफ्टर दी जो 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका रिव्यू होना चाहिए। और 1981 की जो एलोकेशन है। डॉक्टर एम तंबीदुरई जी। Sir, I want to raise, with your permission, regarding the problems of the Valmiki community in Tamil Nadu, sir. In Karnataka, the Valmiki community is treated as a tribal category. In Tamil Nadu, they are backward class. I am requesting the central government to take necessary action, because our honorable former Chief Minister of Tamil Nadu, Amma Jayalalitha ji, passed a resolution in the Assembly to include this Valmiki community as a tribal category. Because in Tamil Nadu, tribal community is very less. And also, this Valmiki community deserves that kind of category. For example, my driver, he belongs to Valmiki community. He married in Bangalore. His wife is tribal community, but my driver is a OBC category. Why this kind of discrimination? Therefore, because when the reorganization of Madras province, the reorganization came place, at that time, because there is a lot of demand, this Valmiki community people to include as a tribal in also Tamil Nadu government recently, after Madam's resolution, now recommended to central government to include that Valmiki community in the tribal category. I am insisting the central government, this is a very, very important issue, because those people are hunters. They are living in most of the forest. That community must be included and give the benefits to the Valmiki community people, especially in Tamil Nadu, as Karnataka. That has to be included as a Valmiki tribal category. That is my demand. Dr. Sarfaz Ahmad ji. महोदय, झारखंड में एकमात्र एम्स देवघर में है जिसमें विधिवत रूप से 2019 से ये स्टार्ट हुआ है और जिसका उद्घाटन 12 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज ये हालत है, बहुत उम्मीद थी लोगों को कि इससे झारखंड वासियों को, उसके आसपास के जगहों को, इलाकों को लाभ होगा, लेकिन मात्र केवल ओपीडी वहाँ पे चल रहा है। ओपीडी के अलावा कुछ नहीं है, ना अच्छे डॉक्टर हैं और ना दवाइयों की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं यहाँ पर, उसको विधिवत रूप से भारत के अन्य देशों में जिस तरह से एम्स की व्यवस्थियाँ चल रही हैं, उसी स्टैंडर्ड का झारखंड में भी इस देवघर को अपडेट किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान एडी सिंह जी। Thank you, Chairman sir. I wish to raise my request to raise the following matter of urgent public importance: need for examination reforms in view of rampant irregularities and paper leak. In recent years, the credibility of India's examination system has been severely undermined by repeated instances of irregularities and paper leaks in both centrally and state-conducted recruitment and entrance examinations. These incidents do not only disrupt the lives of lakhs of aspirants, but also erode public trust in institutions meant to ensure fair and transparent selection process. Several high-profile cases have come to light. The NEET UG 2024 paper leak caused widespread protests across the country, raising serious questions about the security of question papers and the role of examination authorities. Similarly, in Bihar, the BPSC, Bihar Public Service Commission, and teacher recruitment exam have witnessed repeated paper leaks, leading to cancellation
and arrest. And in Rajasthan, the REET, Rajasthan Eligibility Examination for Teachers, has faced major controversies in multiple editions with evidence of organized cheating racket involving officials and coaching centers.